हमारे हिंदुस्तानी समाज में आर्थराइटिस को सीधे सीधे गठिया से जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है? पर एज अ डॉक्टर हम आपको हमेशा मना करते हैं, क्योंकि ये करने से मेरे घुटने की उम्र थोड़ी कम होने लगती है। कई जगह रोबोट के नाम पे कुछ और इस्तेमाल होता है, मरीज को इस बात का पूरा पता नहीं रहता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो घुटनों के दर्द या अर्थराइटिस से परेशान है, जो लोग कंफ्यूजन में हैं कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उनके लिए सेफ है, मॉडर्न सर्जरीज का क्या रोल है और रोबोटिक सर्जरी उनके लिए जरूरी है या नहीं, और कब उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिलाश गुप्ता जी, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 25,000 से ज्यादा सर्जरीज इन्होंने कर रखी है। ही इज एक्सपर्ट इन डूइंग दी रोबोटिक सर्जरी स्पेशली। और मेरा आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जो भी घुटनों के दर्द से परेशान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। तो हमारे कुछ सवाल होंगे आपसे, तो जिनके जवाब से शायद उनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो पहला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर अर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या बीमारी है और घुटनों के अर्थराइटिस में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं पेशेंट के पास। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आर्थराइटिस है क्या। किसी भी जोड़ के घिसने को आर्थराइटिस बोला जाता है। हमारे हिंदुस्तानी समाज में आर्थराइटिस को सीधे सीधे गठिया से जोड़ दिया जाता है कि अगर किसी डॉक्टर ने या किसी ने बोल दिया कि आपको आर्थराइटिस है, तो मरीज सीधे ये मान लगता है कि मुझे गठिया की बीमारी हो गई है। जबकि आर्थराइटिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि आपके जोड़ घिस रहे हैं। अब उसमें आगे देखना पड़ता है कि जो आर्थराइटिस है ये किस वजह से हो रहा है। उसके 7-8 मेन वजह होती है, जिसमें से एक वजह गठिया मानी जाती है, यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस। वो एक अलग चीज है, उसका इलाज अलग होता है। एक नॉर्मल आर्थराइटिस का इलाज अलग होता है। जहाँ तक घुटनों की बात करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी जोड़ों में आर्थराइटिस हो रही है, चाहे वो कंधे हों, कूल्हे हों, घुटने हों, हमारे एंकल्स हैं या हमारे हाथ के जोड़ हैं, पर घुटना इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट जॉइंट टू गेट इन्वॉल्व इन आर्थराइटिस। घुटनों की आर्थराइटिस होना हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके सर। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे होगा कि एक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है और किस स्टेज पे हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन नी रिप्लेसमेंट ही होगा। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब कई बार अलग अलग लोगों को और मरीजों को और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दे चुका हूँ। सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो हमें तभी करनी है जब मरीज उसकी डिमांड करे। यह हमें ऑफर नहीं करनी होगी। अगर पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ रही, अगर मरीज को सोने में भी दिक्कत है, मरीज बाजार जाना या बाहर जाना या घूमने जाने को अवॉइड करता है कि मुझे दर्द होगा, मैं जाना नहीं चाहता, तो ये सब एक अर्ली साइंस होते हैं कि यार इस मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक आपने कहा किस स्टेज में वो करना है, इसमें 4 स्टेज होती हैं, 1, 2, 3 और 4। आमतौर से जो मैंने देखा है, हमारे देश में मरीज डॉक्टर के पास जाता ही तब है जब स्टेज 3 और 4 में, तो वो इतना देर से आ रहा होता है कि सिवा ऑपरेशन के हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। अगर जनता में थोड़ी सी जागरूकता हो और वो बीमारी की शुरुआत में आ जाए, मेरा मानना ये है कि 50% से ज़्यादा मरीजों को इससे बचा सकते हैं। तो आज की डेट में क्या नी रिप्लेसमेंट एक सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजेड लोग हैं उनको डर लगता है
या कोई साथ में किसी के कोई और बीमारी होती है तो उनको डर लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सेफ है या नहीं? सर, आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। सच्चाई ये है कि नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर का 96% सक्सेस रेट, जो बहुत ही हाई और बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सवाल आज के अगर हमने 20-25 साल पहले किया होता कि कितनी सेफ है, कैसा रिजल्ट है, तो मैं शायद एक बार में इस बात को समझ भी पाता। पर आज की जो समय चल रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ पर इस तरह के मरीज ना हो जिनका प्रोसीजर हो चुका है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत खुश हैं। वो अपने सारे काम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, साइकिल चलाना, स्कूटर बाइक चलाना या कार चलाना। वो अपनी लाइफ वैसे ही जी रहे हैं जैसे नॉर्मल आदमी जीता है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। और उम्र की बात, तो हाँ जी, जोड़ तो एक उम्र में ही खराब होंगे ना, 25 से 30 साल में थोड़ी जोड़ खराब होंगे। ये बीमारी है ही 60 साल से ज़्यादा वालों में। 60, 70, 80, 90। मैंने तो यहाँ तक कि 102 साल वालों की एज में भी इलाज किया हुआ है। और मैंने 94 ईयर्स में भी किया हुआ है, मैंने 50 साल में भी किया हुआ है। उम्र का संबंध ना होके बीमारी किस हद तक आपकी ज़िंदगी को इन्वॉल्व कर रही है, उसका संबंध ज़्यादा। सर बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पेशेंट नी रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट को डिले कर रहे होते हैं। अब इस डिले से उनके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, इस चीज़ के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि हम किसी सर्जरी को ज़्यादा डिले करें। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे समाज में और हमारे सर्कल्स में भी ये कहा जाता है कि जितना चल रहे चलाओ। अभी तो चल रहा है ना घुटना, अभी तो और चलेगा ना, कैसे ही लास्ट प्रोसीजर है। ये बातें तब सही थी जब हमारे पास ऐसे घुटने थे कि 10 से 12 साल की उम्र रखते थे। पर आज की डेट में विद साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे घुटने हैं जो 25 से 30 साल चलते हैं। अगर हम सर्जरी डिले करते जा रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको दर्द है, तो या तो आप पेन किलर लेंगे। और अगर आप ऐसे हैं कि मैं पेन किलर नहीं लूंगा, तो आपको एक हमेशा एक पेन सेंसेशन बॉडी में बनी हुई है, जिसकी वजह से बीपी और शुगर दोनों होता है। और इन दोनों बीमारियों में कहा ही जाता है कि आप चलिए, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, और चल आप पा नहीं रहे तो आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका शुगर कंट्रोल के बाहर जा सकता है। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से लिवर किडनी खराब हो सकती है। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आप जब आर्थराइटिस है, आपकी घुटने खराब हैं, तो आप थोड़ा टेढ़ा होके चलते हैं। और जब आप टेढ़ा होके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो जो आपकी स्पाइन कमर है, हर बार इतना मूवमेंट कर रही है। तो देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस है, घुटने खराब हैं और सर्जरी बहुत डिले करते हैं, उनको sciatica भी डेवलप हो जाता है। फिर हमें दोनों बीमारियों का इलाज करना पड़ रहा होता है। तो ऐसे मरीज वो होते हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और कई बार यही वो मरीज होते हैं जो ऑपरेशन के बाद भी बहुत खुश नहीं रहते, क्योंकि सर्जरी बहुत ज़्यादा डिले करी होती सर ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का डर है लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो ओल्ड एज्ड हैं, इस डर को कैसे ओवरकम किया जाए? है। देखिए, नी सर्जरी किया, कोई भी सर्जरी हो, दिमाग में डर होना बहुत स्वाभाविक है और इट इज़ वेरी नेचुरल कि हर एक आदमी यही चाहता है कि बिना ऑपरेशन के मेरा काम बन जाए और मैं ठीक हो जाऊं। तो आपको भी ये समझना है कि सर्जरी ही ऑफर ही तब करी जाएगी जब हमारे पास कोई और ऑप्शन इस चीज़ को ठीक करने का नहीं बचा। जब हम में दवाएं हैं, फिजियोथेरेपी और सब कुछ कर लें। डर की बात जहाँ तक है, देखिए, जब हम लोग मैनुअल अपने हाथ से सर्जरी कर रहे थे, सक्सेस रेट तब भी बहुत अच्छा था। पर तब कई बार लोगों में डर ये रहता था कि साइज़ थोड़ा गलत तो नहीं हो गया, कट थोड़ा गलत तो नहीं पड़ गया, मेरा टिश्यू, मेरे खून की नस तो नहीं कट गई या कट जाएगी। अब रोबोट के आने के बाद से ये सब चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। तो रोबोट की वजह से हम सर्जरी के पहले ही ये प्लान कर पाते हैं कि कितना साइज़ पड़ना चाहिए, किस एंगल में पड़ना चाहिए, कितना हमें उसमें गैप रखना है, बैलेंस कैसे करना पड़ रहा है।
रोबोट के आने के बाद से सर्जरी की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सर मैं आपसे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि रोबोटिक सर्जरी और नॉन रोबोटिक सर्जरी में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और क्या रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी से बेटर है और बेटर है तो किस तरह से? देखिए, ये एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने अपनी लाइफ में 2-3 साल पहले तक जितनी भी सर्जरियाँ करी थी, वो बिना रोबोट के ही कर रहे थे। सिंस लास्ट 2-3 इयर्स हमने रोबोट का इस्तेमाल करना काफ़ी शुरू किया है। मरीज़ पहले भी बहुत खुश थे, मरीज़ आज भी बहुत खुश। तो ये कहना कि कौन-सा बेहतर है, शायद गलत होगा कि आप अपने 2 बच्चों में से चुनो कि मेरा कौन-सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों ही सर्जरियाँ बहुत अच्छी हैं। पर हाँ, रोबोट के जो फ़ायदे हैं कि कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। फ़ायदे क्या हैं? खून कम बहता है। हमें घुटना कम खोलना पड़ता है क्योंकि ब्लड लॉस कम हो रहा है, खून कम खराब हो रहा है। इन पेशेंट्स की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है क्योंकि हमें कम खोलना पड़ रहा है। इन मरीज़ों में दर्द भी थोड़ा कम होता है। ये अपने घर थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। रिकवरी इज़ मच मच बेटर। ये रोबोट के फ़ायदे। रोबोट का नुकसान क्या है? सबसे पहला पैसा, जो हमारे देश की जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हाँ यार ये थोड़ा खर्चीला ज़्यादा। नंबर 2 रोबोट का नुकसान है असेसिबिलिटी, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। कई जगह रोबोट के नाम पे कुछ और इस्तेमाल होता है, मरीज़ को इस बात का पूरा पता नहीं रहता। और तीसरा कि इसको सीखने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने रोबोट ले लिया और मैंने 2 सर्जरी कर ली और मुझे रोबोट आ गया। इट इज़ अ लॉन्ग लर्निंग कर्व कि जब तक एक पर्टिकुलर नंबर के आप केस नहीं कर लो, उसके पहले ये कह पाना कि मैं रोबोटिक सर्जरी अच्छे से कर लूँगा, गलत हो। तो प्लस भी है, माइनस भी है। अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, रोबोट ऑफ़ कोर्स 19-20 का फ़र्क है। पर जो सर्जरी हम लाइफ में शायद एक बार ही कराएँ और जहाँ हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो मुझे लगता है रोबोट ऑफ़ कोर्स थोड़ा बेहतर है। सर एक चीज़ और कहीं न कहीं रोबोट को लेके दिमाग में आता है लोगों के कि रोबोटिक सर्जरी काम कैसे करती है? क्या सारा काम रोबोट करता है? मतलब कहीं न कहीं एक रोबोट को लेके मिसकंसेप्शन रहता है दिमाग को कि रोबोट करेगा या कैसे? आप जो पिक्चरों में रोबोट देखते हैं ना, रोबोट ही ऐसा नहीं होता है। देखिए मेरी बात समझिए, रोबोट एआई का सबसे ना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो रोबोट एक एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही है। इसमें कीवर्ड आर्टिफ़िशियल है, इंटेलिजेंस नहीं। रोबोट एक आर्टिफ़िशियल चीज़ है, जो एक रियल इंटेलिजेंस जिसको सर्जन ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं है कि मरीज़ टेबल पे लेट गया और रोबोट सारा काम कर रहा है। रोबोट की एक आर्म होती है, जिसको आपका सर्जन ही ऑपरेट करता है। वो आर्म उस सर्जन के हाथ को एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर जाने से रोकती है, उस एरिया में काम करने से नहीं रोकती। तो भाई एक तरह से आप ये मान कर चलिए कि दायरा सा बन गया है। तो जो मेरा हाथ है और जो मेरे हाथ में सामान है, उस दायरे के बाहर जाएगा ही नहीं। अगर वो बाहर जाना चाहेगा तो मेरी मशीन चलनी बंद हो जाए। इसीलिए बहुत सेफ है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों चीज़ों का एक साथ। तो आपका जो रोबोट आप पे काम कर रहा है, वो अपने आप नहीं कर रहा है। उसको आपका सर्जन ऑपरेशन थिएटर में ही चला रहा है। बेसिकली एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। यस, जो ह्यूमन एरर है, उसके चांस बहुत कम हो जाते कि आपने बोला कि रोबोट अलाउ ही नहीं करेगा हमें उस पर्टिकुलर हैं। यस। मतलब क्या नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है जैसे कि बिना रिप्लेसमेंट के अगर उसके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम लोग जी रहे होते हैं तो रिप्लेसमेंट के बाद इम्प्लांट के बाद भी क्या वो क्लोज टू नॉर्मल या नॉर्मल लाइफ जी पाता है? देखिए सच्चाई है कि क्लोज टू नॉर्मल, यस, वेरी वेरी क्लोज टू नॉर्मल। पर ये कहना सारे के सारे काम कर सकता है, विल बी वेरी रॉन्ग। कि मेरे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं सर हम चौकड़ी मारना, उठू बैठना, कूदना वूदना क्या सब शुरू कर लेंगे।
तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम एज़ अ सर्जन मना कर रहे हैं। हम कहते हैं स्क्वैट मत करिए, मतलब उखड़ होके मत बैठिए। हम कहते हैं आलती-पालती मार के ज़मीन पे मत बैठिए। पलंग, तख्त, सोफ़े पे आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। और तीसरा हम कहते हैं कूदिए मत। हमने रनिंग या जॉगिंग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, कूदने के लिए मना। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारे काम जिस मरीज़ के घुटने बदली हुए वो कर नहीं सकता। हमारे कई मरीज़ हैं इस बात को नहीं मानते। वो आज भी पार्क में जाते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं पार्क की घास में और योगा करते हैं। हमारे पास उनके वीडियोज़ हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं। पर एज़ अ डॉक्टर हम आपको हमेशा मना करते हैं, क्योंकि ये करने से मेरे घुटने की उम्र थोड़ी कम होने लगती है और हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई भी काम करें जो गलत है। बाकी सारे काम जो आप पहले कर रहे थे, चलना, फिरना, खेलना, गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, साइकिल चलाना, पहाड़ों पे जाना, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मना नहीं। It's close to normal. इट्स क्लोज टू नॉर्मल लाइफ। और ऐसा भी नहीं है कि आप मॉल जाएंगे तो अलार्म बजने लगेंगे। क्योंकि भी मेरे कई मरीज कहते हैं कि सर ये मॉल जाऊंगा तो अलार्म तो ही बजेगी। ऐसा नहीं। सर बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पेशेंट एक नया टर्म यूज कर रहा होता है, रोबोलेंस। सो दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोबोलेंस एंड व्हाट इज रोबोटिक। आर दे द डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, क्या है सर ये? देखिए, रोबोलेंस और रोबोट दोनों अलग अलग चीजें। मैं सर्जिकल डिटेल में जाके आपको समझाऊं उससे बेहतर है कि मैं एक उस भाषा में आपको समझाऊं कि शायद आप समझ सको। रोबोलेंस बस हमें ये दिखा रहा है कि ये रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। जैसे गूगल मैप है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है और मुझे गूगल मैप ने बता दिया ये रास्ता है, इससे चले जाओ जल्दी पहुंच जाओ। वो रोबोलेंस। और रोबोट क्या है? रोबोट ने रास्ता तो मुझे बता दिया कि ये रास्ता है और इसी से मुझे जाना है, पर साथ ही साथ पूरे रास्ते में रोबोट मेरे साथ बैठा हुआ है कि मुझे नींद ना आए, कि पलाश यहाँ गड्ढा है, यहाँ से बच के जाओ। पलाश स्लो मत हो जाओ। पलाश देखो वहां पे जाम लगा है तो इस समय ये रास्ता खराब है, तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो जो रोबोट है वो मुझे रियल टाइम में चीजों को बता रहा है। रोबोलेंस जो मुझे नहीं बता रहा। रोबोट में मैं ऑन टेबल सारे मूवमेंट करके बैलेंस बार बार चेक कर सकता हूँ कि मेरे में कितना बैलेंस हो गया है, मेरा घुटना किस तरह से बिहेव करेगा सीधा होने पे, मुड़ने पे, और अगर मैं उसको ऊपर नीचे लेकर आता हूँ तो बैलेंस कितना। इन सब में रोबोट काफी बेहतर है रोबोलेंस के मुकाबले। सर कुछ और बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ इंसान के दोनों घुटने एक साथ खराब होते हैं या दोनों में प्रॉब्लम हो रही होती है। हाँ, तो ऐसे केसेस में सर एक बार में एक रिकमेंडेड होता है या दोनों कराने चाहिए, या क्या प्राइमरली करना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता है कि यार मैं दोनों एक साथ कराऊंगा तो ऐसा तो नहीं है मुझे ज्यादा सहारा लेके चलना पड़ेगा, व्हील चेयर पे चला जाऊंगा या ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे? देखिए देखिए ऐसा है हमारे देश में, जो हमारे देश के लोगों की सोच या मानसिकता है, वो ऑपरेशन कराते ही तब हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। तो आमतौर से 10 में से 8 मरीज जब ऑपरेशन के लिए आते हैं उनके दोनों घुटने इतने खराब हो चुके होते हैं कि हमारे पास सिवा दोनों घुटने बदलने की कोई ऑप्शन नहीं होता। कई बार क्योंकि काफ़ी समय से वो चल रहे हैं तो उनके दोनों घुटने टेढ़े हो चुके होते हैं। अगर हमने केवल एक किया तो एक घुटना लंबा हो गया और एक छोटा रह गया है। इसमें हमें दोनों ही एक साथ करने चाहिए। अगर दोनों खराब, कुछ मरीज समझदार होते हैं जो वक्त पे बात को समझ लेते हैं, तो वो उनका एक घुटना करके कई बार हमें दूसरा घुटना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही समय पे सलाह देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान ने घुटना चेंज कराया या दोनों चेंज कराए, और बाय द टाइम, क्योंकि इनकी भी अपनी एज है जैसा भी आपने बताया, तो बाय द टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी टाइम वो चला, तो उसके बाद क्या
और इसकी कोई ऐसी सर्टेन लिमिट है, लोअर एज लिमिट, अपर एज लिमिट की? अगर आपने चेंज करा लिया था, अब इतनी आपकी एज हो गई है, अब आप चेंज करा सकते हैं या नहीं चेंज करा सकते सर? ठीक है, पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। जी, कोई एज लिमिट नहीं। आप चाहे 30 साल की हो और आप अपने घुटनों से बेजार हो, मतलब कि आप कहीं हाई जा नहीं सकते। आप ना अपने काम पे जा पा रहे हैं, ना आप मार्केट जा पा रहे हैं, ना घूमने जा पा रहे हैं, या आप 35-40 साल की उम्र में छड़ी या वॉकर पे आ चुके हैं। ऐसी जिंदगी के साथ कंटिन्यू करने का, ऐसे घुटनों के साथ कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं। उसके बजाय उसको ऑपरेट किया जाए, जिससे उसके आगे आने वाले 20 से 30 साल बहुत अच्छे रहें। और अगर वो आगे जाके खराब होता है, अगर, तो उसको रिवाइज किया जा सकता है। देखिए, अगर आप गूगल पे आप जाके चेक करेंगे, ऐसे कितने ही पेशेंट्स हैं रिवीजन टिक किया कि भाई एक बार पहले घुटना बदला जा चुका था, क्या जा चुका है, और अब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और किसी वजह से वहाँ फ्रैक्चर आ गया या वो घुटना घिस गया, जो घुटना फिर से रिवाइज किया जा सकता है। अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे, तो पूरी दुनिया में 8 केस ऐसे थे जो 90 साल से ऊपर का रिवीजन टिक किया हुआ था कि भाई जब वो अपने 70-75 साल के थे तब घुटना बदला गया था, और 15 साल बाद जाके वो घुटना पिस गया, क्योंकि उस समय में जो घुटने लगते थे वो 10 से 12 साल चला करते थे, कुल 15 साल चल गए। मेरा ही एक मरीज है जिसको हमने पहले ऑपरेट किया, फिर 17 साल बाद जाके जब वो बाबूजी 92 ईयर्स के हो गए तो हमने रिवाइज किए। तो पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही मरीज ऐसा है जो 90 साल के ऊपर रिविजन टी किया हुआ है, जो मैंने किया था। तो जब सबसे पहले किया था उस समय बाबूजी वो 75 ईयर्स, उस 17 साल बाद जाके उनके घुटने घिस गए, बाबूजी 92 ईयर्स के हो गए, बट वो चलते फिरते थे। तो हमने फिर से रिवाइज किया उनको। ये बात 2022 की है। बाबूजी आज भी पार्क में जाके रोज चलते फिरते और हमसे मिलते। तो ये कहना कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, मुझे याद है 75 साल में बाबूजी बोलते थे, अरे बेटा मेरी तो उम्र है, मैं कितना जिंदा रहूंगा, क्या ऑपरेट करूंगा। और देख लीजिए, किस बात को ऊपर 20 साल हो गए हैं, वो आज भी चलते फिरते हैं और दूसरी बार भी अपना बदलवा चुके हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी। तो देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है कि बीमारी के हिसाब से उसका इलाज। अगर आप हमारे पास अपने हड्डी के डॉक्टर के पास स्टेज 1 में स्टेज 2 में पहुंच जाए, तो हमारे पास कई तरीके, प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, रोज चलना है, वजन नहीं बढ़ने देना है, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाइयाँ खानी। 10 में से 8 मरीज जो मेरे पास आ रहे होते हैं, उन सब में कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी सब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि वो खुद ही दवा खाते रहते, वो भी उनको नुकसान कर रहा है। अगर आप स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं, तो ही हमारे पास इंजेक्शंस या ऑपरेशंस के बारे में हमें सोचना है। तो सबसे पहली बात, सही समय पर सही जगह से सलाह लेना ज़रूरी है। नंबर 2, कि हम किससे, कहाँ, कैसे करें। तो आपको अपने डॉक्टरों से मिलना चाहिए, जिससे आपको लगे कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी बात आपको समझ आ रही है, आप वहाँ पे करा सकते हैं। अपने दिल से डर निकालना है, तो भाई ऐसे इतने सारे मरीज हैं जो ऑपरेट हुए, आप उन सबसे मिलिए, उनसे बात करिए कि भाई बाद में कितना दर्द रहता है। हर एक मरीज कहता है दर्द बहुत होगा, दर्द बहुत होता है, ऑपरेशन के बाद बहुत दिक्कत होती है। एक बड़ी सीधी सी बात मुझे समझाइए, अगर आप ऑपरेशन के दूसरे दिन खड़े होके चल रहे हैं, तो क्या इतना दर्द पॉसिबल है? नहीं है। तो वक्त बहुत बदल गया है, दवाइयाँ काफ़ी एडवांस हो गई हैं, दर्द से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारे के सारे मरीज तीसरे चौथे दिन छुट्टी करा के अपने घर जा रहे होते हैं, वी आर वॉकिंग। सर मुझे लगता है आपकी बात सुनने के बाद ज़्यादातर लोग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, एंड पॉसिबली अब वो अपना डिसीजन मेक कर पाएंगे। नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए या अपनी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू डिसाइड। सर सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए गए होंगे,
और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। और भूलिएगा मत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की, जिससे किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।